तो झारखंड में 5 चरणों के चुनाव के बाद अब इंतजार नतीजों का है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया और हम आपको बता देते हैं कि एग्जिट पोल पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हर सीट की बारीकियों के साथ हम आपको बताएंगे रुझान कहां लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में सभी लोग सुरक्षित भी हैं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह बताया जा रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं कि अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र जो है वो बताया जा रहा है कि जो केंद्र था अफगानिस्तान बताया जा रहा है 5:09 पर यह भूकंप का झटका आया है और कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या कुछ जानकारी है भूकंप को लेकर? देखिए, थोड़ी देर पहले नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में बाकायदा भूकंप के झटके देखे गए, जिसकी राजधानी दिल्ली सहित कश्मीर का जो इलाका है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही दिल्ली से सटा हुआ जो पंजाब और हरियाणा का जो इलाका है वहां पर भी भूकंप के अच्छा खासा जो झटका जो है बाकायदा वो महसूस किया गया है। भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो 6.8 जो उसकी तीव्रता जो है वो मापी गई और भूकंप का जो केंद्र है वो हिंदूकुश जो अफगानिस्तान में है वहां पर वो उसका केंद्र माना गया, जिसके चलते अफगानिस्तान के हिंदूकुश में उसका केंद्र माना गया और वहां का जो असर है भारत के कई इलाकों में बाकायदा महसूस किया गया है। तो निश्चित तौर पर अभी तक जो जिस तरह से भूकंप की अगर बात करें तो 6.8 तीव्रता भी उसको कम भी नहीं आंका जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई जान माल का जो खतरा जो है वो नहीं बताया गया है, किसी के भी जान माल का नुकसान अभी नहीं बताया गया है। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर कहीं से कोई खबर आती है या नहीं आती है। शंकर, 6.8 रिएक्टर स्केल पर तीव्रता मापी जा रही है, खतरनाक माना जाता है इसे। अभी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात सामने आ रही, साथ ही कश्मीर के, क्या और भी कोई इलाके जहां से जानकारी मिल पा रही है वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हों? देखिए, दिल्ली के साथ साथ जो जैसा मैंने बताया कि पंजाब और हरियाणा जो है वो प्रमुख तौर पे इस भूकंप का भी बाकायदा केंद्र रहा। हालांकि मूल रूप से जो केंद्र जो है अफगानिस्तान का हिंदूकुश है, लेकिन दिल्ली में भी अच्छा खासा इसका असर जो है देखने को मिला और 6.8 ये काफी तीव्रता होती है और पंजाब और हरियाणा में भी जो है इसका अच्छा खासा असर वहां देखने को मिला, जिस तरह से बाकायदा कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। और इसके साथ ही अगर बात करें जिस तरह से तीव्रता की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक फिलहाल अभी तक रिपोर्ट जो है वो किसी की जान माल की नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पे इस मामले पर थोड़ी देर के बाद इस मामले पर औपचारिक तौर पर जब रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद अलग अलग लोकेशन का की जो जानकारी है वो मिल जाएगी कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ इसके भूकंप के झटके देखे गए। हालांकि कश्मीर इलाके में भी बाकायदा अच्छा खासा असर वहां पर भूकंप का देखा गया और इसके साथ ही कई इलाकों की जो जानकारी है वो बाकायदा मंगवाई जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में के कई राज्यों में, चलिए अभी तक तो अच्छी बात है शंकर कि शायद जानमाल का नुकसान की कोई खबर अब तक नहीं आई है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एग्जिट पोल की बात करते हैं, रुझानों की बात करते हैं और सीधे आप सबको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी विभाग के पास स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। तो ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से इस वक्त जो राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन रात की बात यह कि किसी तरीके के जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। तो बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और इसके साथ ही बस चंद पलों का इंतजार, जहां मां एग्जिट पोल और एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है इन रुझानों से। राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ यानी कि गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन 81 विधानसभा सीटों में से वो तमाम महत्वपूर्ण सीटें जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उनमें एक सीट रांची की, राजधानी रांची, जहां पर सभी संसाधन मौजूद हैं, इसके बावजूद यहां पर वोटर खुलकर नहीं आते हैं, ये एक बड़ा सवाल भी है। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो यहां पर चुनावी मैदान में और उनके सामने जेएमएम कैंडिडेट महुआ माझी की चुनौती। लेकिन क्या ये चुनौती उतनी जरूरी या उतनी महत्वपूर्ण नजर आई जिसको लेकर के पार्टियों ने ये दावा किया कि देखिए इस बार उलटफेर हो जाएगा? उस उलटफेर की तस्वीर क्या नजर आती है ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी बेहद जरूरी देखना कि क्या महुआ माझी जो ये दावा बार बार कर रही थी कि जनता
इस बार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इस बार की तस्वीर बदल जाएगी। तो क्या एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सीपी सिंह जो एक जाना माना चेहरा राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए झारखंड में, तो उन्होंने जिस तरीके से ये कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि देखिए जो काम इस बार डबल इंजन की सरकार ने किया है, 5 साल और अगर मिलते हैं तो तस्वीर बदल जाएगी। झारखंड की तस्वीर जो है वो कई दूसरे विकसित या यूं कहें कि बड़े शहरों की तुलना में एक साथ सामने खड़ी नजर आएगी। महुआ माझी के हालांकि दावे ये कि ये कहने में है, करने में नहीं है, और ऐसे में ये तस्वीर उभरकर सामने नहीं आ रही है। गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि क्या जो दावे किए जा रहे थे, चूंकि अब गुणा भाग पार्टियों का भी होगा, क्योंकि 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, और चरण के चुनाव जब समाप्त हो चुके हैं तो अपने अपने गुणा भाग के साथ क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। प्रदीप सिन्हा साहब, 65+ का टारगेट जो आपने तय किया था, क्या वो कहीं ज्यादा तो सेट नहीं हो गया? देखिए, विगत लोकसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए इस राज्य में, तो उसमें हमारी पार्टी ने 63 सीटों पर बढ़त बनाई थी विधानसभा क्षेत्रों में। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 63 सीटें अगर हम प्रथम स्थान पर रहे तो निश्चित रूप से वो 65 का जो लक्ष्य तय किया ये अचीवेबल है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सरकार के कार्यों के आप कह सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंट है, कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अब तो सब कुछ तय हो चुका है, जनता ने अपने मत को भी कास्ट कर दिया है, ईवीएम में सब कुछ तस्वीर कैद हो चुकी है, 23 तारीख को वो तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, लक्ष्य जब तय किया उसी वक्त हम कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी हमारी कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, और 6 महीने पहले जो परिणाम आए उसके आधार पर हमारा आकलन और अपने कार्यों का जो मूल्यांकन है उसके आधार पर ही हमने ये लक्ष्य तय किया। और जब कोई लक्ष्य तय करके चलता है तो उसका निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस झलकता है, और हमारा कॉन्फिडेंस इस बात में है कि हमने काम किया, उसी के बल पर हम जनता के बीच गए। बिल्कुल, तो ये भी जानेंगे कि जो दावा इस वक्त प्रदीप सिन्हा साहब कर रहे हैं उस दावे की हकीकत कितनी है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि 2014 में क्या तस्वीर थी, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन ही ये बताता है कि देखिए क्या कुछ स्थिति जो है वो निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि 2014 में रांची विधानसभा सीट की अगर हम बात कर लें तो 48.51% मतदान दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल ये 49.10% रहा, यानी कि कुल 59.59% ही इस बार ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। हालांकि 2014 की हम बार बार जब जिक्र कर रहे हैं तो 48.51% वोटर्स ने यहां पर वोट कास्ट किया था, और उस वक्त स्थिति ये थी कि सीपी सिंह यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार जब 0.59% ज्यादा वोटिंग हुई है, तो क्या ये वही तस्वीर है जिसका दावा खुद सीपी सिंह की तरफ से किए जा रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि जनता ने यहां पर किसी और तरीके से दोनों को जाना है या फिर अपने वोट को कास्ट किया है? ये बेहद खास हो जाता है। लेकिन इसे अगर 0.59% हम कह रहे हैं, यानी कि इसे मानिए कि 1% लोगों ने ज्यादा वोटिंग की है, यानी पिछली बार की तुलना में 2014 की तुलना में 2019 में ये क्या स्थिति बन रही है, ये क्या इशारा कर रहा है, इसकी क्या मायने समझे जाए? हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, जरा उनसे ही जान लेते हैं। सबसे क्या राजेश ठाकुर साहब, चूंकि 1% ये वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा दर्ज की गई है, तो इसे आप अपने फेवर में मानते हैं या आपको लगता है कि बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस को दिखा रही है ये उन्हीं के साथ है? देखिए, मंत्री जी को जितना काम करने का अवसर दिया गया और नगर विकास मंत्री उनको बनाया गया, और रांची की जो हालत उन्होंने नरक जैसी कर दी थी वो किसी से छुपा नहीं है। आप भी आई थी रांची, आपको भी पता है कि यहाँ किस तरह से जाम के हालत बने हुए थे और किस तरह से आपके कार्यक्रम में गेस्ट भी लेट से पहुंच रहे थे, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। इस बात को आपका चैनल तो कम से कम जरूर जानता है, क्योंकि एजेंडा जैसे प्रोग्राम आप लोगों ने किए थे, और उस सब के कहीं ना कहीं कोई कारण रहा है तो आदरणीय सीपी सिंह साहब रहे हैं। लगातार शहर को बिना प्लानिंग के इधर से उधर काटना, उधर से नाले को उधर काट देना, सड़क को इधर से इधर जोड़ देना, उधर से उधर जोड़ देना, इस वजह से लोगों में नाराजगी बहुत थी। इस बीच बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि बीजेपी 65+ जो टारगेट सेट करके चल रही है उस पर एक बार फिर से वो दावा कर रही है कि यही तस्वीर उभर कर सामने आएगी एग्जैक्ट में भी, और अब से थोड़ी ही पलों में जो लगातार इस वक्त एग्जिट पर निगाह बनाए हुए हैं कि एग्जिट क्या कहता है, उसमें हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब ये दावा कर रहे हैं कि जो टारगेट हमने सेट किया है वो पूर्ण विश्वास के साथ। और ऐसे में प्रदीप सिन्हा साहब के इस दावे पर विनोद पांडे साहब,
आप यकीन करते हैं क्योंकि प्रदीप सिन्हा साहब तो कह रहे हैं कि काम किया है इसलिए ये यकीन है, जिसने काम ही नहीं किया वो आत्मविश्वास क्या दिखाएगा, टारगेट क्या सेट करेगा? नहीं, देखिए विभा जी, जहां तक काम करने की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती, उनको जितना समय मिला, चाहे इस 5 साल की हम बात कर लें या पूरे कार्यकाल राज्य बनने के बाद से लगभग 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है। और जहां तक माननीय मंत्री का सवाल है, जो रांची माने झारखंड की राजधानी रांची के विधायक हैं, मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, तो उनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की और वहाँ चिंता का विषय ये है कि रांची राजधानी जैसे जगह में अगर 50% से कम लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं तो इससे समझ में आता है कि कितने उदासीन है मतदाता। और उदासीनता जो झलकती है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, माननीय मंत्री के प्रति, पार्टी के प्रति लोगों में रोष है, गुस्सा है। तो इस तरह से लोगों ने अपने गुस्से का इजहार भी किया, लोग मत देने नहीं पहुंचे, 50% से कम मत वहां पर रांची में पड़ा। लेकिन यानी कि ये जो वोटिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं इस बार, वो आपको ये लगता है कि लोगों की नाराजगी की वजह से ये परसेंटेज इस वक्त सामने आए हैं और बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है वो टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रही है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको अपने दर्शकों को बताते चले। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन भी लाइव जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या ये 5 चरण के चुनाव के बाद अब वो ये दावा कर सकते हैं कि हमने जो टारगेट भले आंकड़ों में सेट न किया हो लेकिन बहुमत के आंकड़े को हम अचीव कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ हेमंत सोरेन जो है वो जुड़ने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष, और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये भी हम अपने दर्शकों को अब से थोड़ी ही देर में, बस कुछ क्षणों का इंतजार है, जहां पर महा एग्जिट पोल के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति उभरकर, क्या तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच हटिया सीट की बात कर रहे हैं। हटिया सीट भी बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस कैंडिडेट, इनके सामने नवीन जायसवाल बीजेपी कैंडिडेट चुनौती पेश करते हुए। लेकिन जनता ने किस पर यकीन किया है ये देखना होगा। हालांकि एग्जिट पोल क्या कहता है ये भी कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगा। नजर बनाए रखिए हटिया विधानसभा सीट की। जब हम बात कर रहे हैं तो ये वो सीट है जहां पर 2014 में क्या तस्वीर उभरी थी वो भी जानना बेहद खास हो जाता है। 2014 में 57.34% मतदान दर्ज किया गया था और ऐसे में ये वो आंकड़ा है, ये वो परसेंटेज है जो ये बता रहा है कि उस वक्त हालात जो रहे हों, लेकिन इस बार इस सीट पर मात्र 53.63% मतदान दर्ज किया गया, यानी कि 3.71% कम वोटिंग हुई। जनता ने ऐसे इस तरीके से जो परसेंटेज दिखाया है, जो वोट कास्ट किया गया और 3.71% का जो मार्जिन यहां पर कम तौर पर नजर आया, ये क्या इशारा कर रहा है? अगर इन परसेंटेज को हम ध्यान में रखें तो क्या ये माना जाए कि इस बार ये राह इतनी आसान नहीं है, और ये राह इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस ओर इशारा कर रहे हैं। हटिया में जीत जो है नवीन जायसवाल की हुई थी, लेकिन उस वक्त नवीन जायसवाल जो हैं वो जेवीएम कैंडिडेट थे और बीजेपी कैंडिडेट सीमा शर्मा हार गई थी। वोटों का अंतर जो है वो तकरीबन 8000 का रहा था और कुल उम्मीदवार जो यहाँ पर चुनावी मैदान में थे वो 29 थे। लेकिन दो लोगों के बीच, जिनके बीच में कड़ी टक्कर थी, वो सिर्फ 2 कैंडिडेट बीजेपी और जेएम की तरफ से। 2014 के वोटिंग परसेंटेज की हम बात लगातार कर रहे हैं क्योंकि 57.34% वोटिंग उस वक्त दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार ये तकरीबन 3% कम वोटिंग दर्ज की गई है। और ये क्या इशारा कर रहा है? लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। गेस्ट पैनलिस्ट से भी ये जानना बेहद खास हो जाता है कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज कहीं बढ़ जाते हैं तो इसे किस रूप में देखती हैं पार्टियां, और अगर कहीं घट जाता है तो वो इसे किस रूप में ये देखती हैं। और हम सीधे रुख कर लेंगे रांची का, जहां से हमारे साथ सहयोगी भुवन जुड़ रहे हैं, क्योंकि भुवन के साथ नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जुड़े हुए हैं। भुवन, हेमंत सोरेन चूंकि आपके साथ मौजूद हैं, जरा 5 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, हेमंत सोरेन कितने आत्मविश्वास से लबरेज, क्या उनका रुझान कहता है? देखिए विवाह, हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, और उनसे सीधे जानते हैं कि सभी चरणों के चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। हेमंत जी, अब क्या होगा, क्या उम्मीद करते हैं आप? अब क्या होगा? परिणाम होगा। 23 तारीख को क्या होगा? राज्य की जनता का निर्णय आएगा। हम लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इतने दिनों तक हम लोगों ने ये राजनीतिक जंग को देखा, तो 2-4 दिन और सही। क्या उम्मीद करते हैं महागठबंधन का क्या होगा? सरकार बनने जा रही है। किस विश्वास के साथ? बिल्कुल, आप देखिएगा, सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप संथाल में 2-2 सीटों पे चुनाव लड़े, बीजेपी की कहीं न कहीं दोनों सीटों पर खास निगाह थी, क्या कहना चाहिए? अब उस पर कहना क्या है, वो भी एक राजनीतिक दल हैं, उनके भी अपने राजनीतिक तरीके हैं, अपने प्रतिद्वंदी के साथ दो चार करने का। अब इनके स्टार प्रचारक को सुपर स्टार प्रचारक की आवश्यकता पड़ जाती है, तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। आज बड़ा विचित्र बात हमको इनके प्रचार प्रसार में देखने को मिला। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी स्टार प्रचारक भी हैं, उनके प्रचार में अमित शाह जी भी आए और उनके चुनाव जिताने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भी उनके क्षेत्र में जाना पड़ा। एक स्टार प्रचारक की गाड़ी को दलदल से निकालने के लिए क्या मशक्कत करी इन लोगों ने, वो आपने देखा। क्या लग रहा है महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी? नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के जुबान से सुनना चाहते हैं। सरकार बनेगी। कितनी सीटें आएंगी, उम्मीद क्या कर रहे हैं? भुवन, जरा हेमंत सोरेन से ये भी पूछिए कि वो आश्वस्त तो हैं, लेकिन चूंकि ये आंकड़े का खेल है, आंकड़े की बाजी करिए, अगर कुछ सीटें कम रह जाती है बहुमत से तो दूसरी रणनीति इनके पास क्या है? देखिए, आप आश्वस्त तो हैं, लेकिन ये आंकड़े का खेल है। आंकड़े क्या होगा? अब देखिए, अब रिजल्ट आने तो दीजिए। अब ये हम गिनते नहीं, अब ये लोग के सामने आएगा, उसको भुवन मान लिया, आश्वस्त हैं, ये मान रहे हैं कि बहुमत उनको मिल जाएगा, लेकिन चूंकि पार्टियां हैं इस तरीके से भी चलती हैं, उनकी दूसरी रणनीति भी होती है, स्ट्रेटेजी भी होती है, और कहा जाता है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ तो अगर आंकड़े कम हो गए बहुमत से तो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? किस तरह की चर्चा चल रही है? जरूर विभा, एक सवाल ये है कि यदि आंकड़े कम पड़ गए तो क्या स्ट्रेटजी होगी, विकल्प क्या होगा? देखिए, विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार बनेगी, आप लोग आश्वस्त रहे, और बहुत जो दुकान इनका चलता था पहले, जो यहाँ कलंक लगता था खरीद फरोख्त का, वैसे सरकार नहीं बनेगी। हेमंत के विश्वास के पीछे वजह? बरहेट और दुमका का क्या होगा? दोनों सीट जीतेंगे। इसका वजह क्या है? ये जो आत्मविश्वास है, आप जो बता रहे हैं बार बार की लोगों से पूछे, मैं तो कर लोगों से, हमें लोगों के जनबल से ही मुझे ताकत मिलती है, और आज मैं ये महसूस कर सकता हूं कि जनबल हमारे साथ है। तो ये महागठबंधन की सरकार जरूर बनेगी, ये आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये विभाग मानना है हेमंत सोरेन जी का, और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों सीटें हैं, खास करके उन जो सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, बरहेट की बात करें या दुमका की, तो वो तो सीट जीतेंगे ही, लेकिन पूरे राज्य की यदि बात करें तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन पूरे आश्वस्त हैं। हालांकि यदि आंकड़े कम पड़ते हैं तो उसका विकल्प क्या होगा वो अभी खुलासा नहीं किए हैं, लेकिन बातें अभी ये हैं कि 23 तारीख को क्या चुनाव परिणाम आता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की है। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन, और आपका भी, और हेमंत सोरेन आपका भी। बड़ी खबर ये कि हेमंत सोरेन जब न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर मौजूद थे तो उन्होंने ये दावा किया कि बहुमत महागठबंधन हासिल करने जा रहा है। इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह उन्होंने कहा कि ये जनबल हमारे साथ है, विश्वास इसीलिए हमारा इस कदर है। टारगेट भले नहीं फिक्स किया हो, लेकिन हम उस बहुमत को, आंकड़े को पा रहे हैं। प्रदीप सिन्हा साहब, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हमने तो भांप लिया है, आप उस आंकड़े को भांपने में फेल हो गए। राज्य की जनता ने इनका शासन का काल देखा है, और जिस मुद्दे को लेकर अर्जुन मुंडा की सरकार से अलग हुए थे, बहुत प्रमुख मुद्दा था इनके लिए स्थानीयता का, लेकिन 15 महीने सरकार में रहे, किया कुछ नहीं। तो एक तो वादा खिलाफी किया, और जनता इनके कैरेक्टर को समझती है भली भांति कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कहते कुछ और हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो करते कुछ और हैं।
स्थानीयता का ढोल पीटने वालों ने जब मौका लगा तो इसी राज्य के बालू घाटों का ठेका किसको दिया? मुंबई की कंपनी को। यहाँ के स्थानीय लोग तब याद नहीं आए, लेकिन आज जब सत्ता से बाहर हैं तो स्थानीय का राग अला पर है। मैं समझता हूँ जनता इनके बहकावे में नहीं आने जा रही है। दावे कुछ भी कर लें, दावे करने का हक सबको है, सभी राजनीतिक दलों को है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है। लेकिन हम आश्वस्त हैं अपने काम के बल पर कि काम का जो हमने लेखा जोखा जनता के बीच रखा है उसका परिणाम हमारे पक्ष में। राजेश ठाकुर साहब, चूंकि हेमंत सोरेन और आप महागठबंधन का हिस्सा हैं आप लोग, हेमंत सोरेन ने तो ये कह दिया कि बहुमत हम लाने जा रहे हैं, लेकिन अगर बहुमत के आंकड़े कुछ कम रह गए तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? कुछ तैयारी की है आपने? नहीं, देखिए, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, मिलने जा रहा है। आपके एग्जिट पोल में भी आएगा, सारी बातें सामने होंगी। जहां तक हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आपके जैसे प्रमुख चैनल ने भावी मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने चैनल पे लिया है। ये आपका चैनल बता रहा है कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। ये आप विश्वास इस वक्त राजेश ठाकुर जी के स्टेटमेंट से जरूर नजर आता है। उन्होंने ये कह दिया कि भावी मुख्यमंत्री, जी हाँ, भावी मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन को, जिसके चेहरे को सामने रखकर विधानसभा चुनाव लड़ा गया है महागठबंधन की तरफ से, उनका यह दावा है कि भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा हमें मिलने जा रहा है, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह जनता का साथ और उनके बीच पहुंचकर जो स्थितियां नजर आ रही हैं, जो कैलकुलेशन पार्टियों ने किया है, उस कैलकुलेशन के आधार पर यह दावा इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार, बस छोटे ही इंतजार के बाद आपके सामने महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये तस्वीर भी आपके साथ दिखाएंगे। थोड़ा इंतजार, बने रहिए हमारे साथ।